गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे ट्रांसफायरेशन और इसमें हमने देखा था कल ट्रांसफायरेशन किसे कहते हैं और ट्रांसफायरेशन के प्रकार, जिसमें हमने देखा था पहला स्टोमेटल ट्रांसफायरेशन, क्यूटिकल ट्रांसफायरेशन और एक और कौन सा था, हाँ लेंटिकुलर ट्रांसफायरेशन। ये तो क्या थे ट्रांसफायरेशन के प्रकार। उसके बाद क्या देखा हमने, टाइप्स ऑफ लीव्स, पत्तियों के प्रकार। कौन कौन सी प्रकार की थी बेटा बताओ? हाइपो स्टोमेटिक और एम्फीस्टोमेटिक और एपीस्टोमेटिक प्रकार की लीव्स हमने देखी थी। अच्छा, अब अपन बात करें थोड़ी सी किसके, स्टोमेटा की। स्टोमेटा कितने प्रकार के होते हैं? पहला कौन सा बताया था मैं आपको मैंने? एप्पल शेप, एप्पल टाइप, और दूसरा कौन सा था? ओ टाइप, तीसरा कौन सा था? वाटर लिली टाइप, और लास्ट में था पोटामोजिटोन टाइप, है ना। ओ टाइप कौन से पादप वो होते हैं, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? ये कौन से लेयर्स पे पाए जाते हैं, ऊपरी पर निचली पर? हाँ ओट नहीं, एप्पल बात रहा हूँ, पहले एप्पल वाले। हाँ, ऐसे रंध्र जो पत्तियों की जो निचली सतह होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं, क्या कहलाते हैं? वो एप्पल टाइप कहलाते हैं। अच्छा, ओ टाइप दोनों जो एपिडर्म्स होती हैं दोनों पर क्या होते हैं? समान रूप से फैले होते हैं, क्या कहलाते हैं? वो ओ टाइप। अच्छा, अगला था कौन सा? वाटर लिली टाइप। वो कौन सी परत में थे? ऊपरी जो एपिडर्मिस होती है उस पर प्रेजेंट थे, ठीक है। और जो लास्ट में कौन सा था? पोटामोजिटोन टाइप। उनमें क्या होता है, जो रंध्र होते हैं एब्सेंट होते हैं या फिर कैसे होते हैं, कार्यहीन, या जो वेस्टिजियल फॉर्म होती है उस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उदाहरण के लिए जो जलनिमग्न पादप होते हैं वो, है ना। अच्छा, यहाँ तक अपन कल बात कर चुके थे। अब अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। हमने कल जो पत्ती की स्ट्रक्चर थी, पत्ती की संरचना थी, उसके बाद थोड़ा सा अध्ययन किया था। उसमें कितनी लेयर थी? 2 लेयर थी, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। बीच में क्या था? मीजोफिल टिश्यू था। और अगर पत्ती कैसी है, डाइकोट्स प्लांट्स की है, तो जो मीजोफिल टिश्यू है वह स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, और जो पेरिसेट टिश्यू है उसमें डिफ्रेंशिएट होता है ना। पेरिसेट टिश्यू और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा टिश्यू होता है, उसमें क्या होता है? डिफ्रेंशिएट होता है। अच्छा, और पत्ती की जो एपिडर्मिस होती है उसमें क्या होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा कहाँ होते हैं? एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं, अर्थात जो बाह्य त्वचा होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस पर स्टोमेटा का पाया जाना क्या है? प्रमुख कैरेक्टर्स माना जाता है ना। स्टोमेटा कहाँ मिलेगा? सिर्फ जो एपिडर्मिस है उसमें मिलेगा, या तो अपर में मिलेगा या कहाँ मिलेगा? लोअर में मिलेगा। अच्छा, उसी क्रम में आज हम अध्ययन करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की जो संरचना है वो किस तरह से होती है। देखो बेटा, एक चित्र है, फिर उसको पहले बनाऊंगा मैं, उसके बाद आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। इस तरह से कुछ आकृतियां हैं।
देखो बेटा, देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर किसकी है? स्टोमेटा क्या स्ट्रक्चर है? एक संरचना है। इसमें जो स्टोमेटा है वो कुछ सेम की जो आकृति होती है, सेम के बीच की आकृति की तरह होता है, या फिर जो किडनी की आकृति होती है। वृक्क की संरचना देखी आप लोगों ने? वृक्क होता है ना किडनी, उसकी तरह सेम होती है ना। तो ये जो स्टेट है इसमें जो स्टोमेटा वो कौन सी फॉर्म में है? ओपन स्टोमेटा है। ये इसमें रंध्र कैसे हैं? खुले हुई अवस्था में रंध्र हैं। ये कौन सी अवस्था में है? क्लोज्ड स्टोमेटा। बंद अवस्था में क्या है? क्लोज्ड स्टोमेटा है। तो देखो बेटा, अब मैं कह रहा हूं आपसे कि जो प्रत्येक जो स्टोमेटा है वह प्रत्येक स्टोमेटा वृक्क के समान आकृति की संरचना होती है। क्या होती है बेटा? वृक्क के समान या सेम के बीज के समान क्या होती है? संरचना होती है। ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं इनको क्या कहते हैं? रक्षक कोशिकाएं। क्या कहते हैं इनको बेटा? रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स कहते हैं। तो प्रत्येक जो रंध्र होता है वह जो वृक्काकार कोशिका होती है उनसे क्या होता है? घिरा होता है। क्या होता है? घिरा होता है। ये जो वृक्काकार संरचना होती है इन्हें कहते हैं रक्षक कोशिकाएं, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड्स, रक्षा करना, कोई गार्ड्स होता है, या फिर रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहते हैं। ये रक्षक कोशिकाएं ऐसी होती हैं, गार्ड सेल्स ऐसी होती हैं जो क्या होती है? इनकी जो आंतरिक भित्ति है, इन कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति है वो कैसी होती है बेटा? मोटी होती है, थिक होती है। कैसी होती है? मोटी। द्वार कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है अंदर से, और बाहर से कैसी होती है? पतली होती है। द्वार कोशिकाओं की जो भित्ति होती है वह क्या होती है? भीतर से क्या होती है? मोटी होती है, और बाहर से क्या होती है? पतली होती है। अच्छा, ये जो संरचना बनी, प्रत्येक जो रंध्र है, वृक्काकार जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में जो छिद्र होता है इसे कहते हैं क्या? रंध्रीय छिद्र या स्टोमेटल पोर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों? स्टोमेटल पोर या रंध्रीय छिद्र कहते हैं। प्रत्येक वृक्कों के बीच में प्रत्येक वृक्क इस तरह व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में एक छिद्र बन जाता है, उसे कहते हैं क्या? वृक्क का जो रंध्रीय छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? रंध्रीय छिद्र या स्टोमेटल पोर कहते हैं। आप लोग ऐसा लगता है कुछ बोरिंग महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे आपके चेहरे से।
सरल चीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या कहते हैं इसको? रंध्रीय छिद्र कहते हैं। प्रत्येक वृक्क इस तरह व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में एक छिद्र बन जाता है, जिसे रंध्रीय छिद्र कहते हैं, है ना। अच्छा, और जो स्फीत कोश, द्वार कोशिकाएं होती हैं, ये द्वार कोशिकाएं भीतर से कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। इनकी जो लेयर होती है बाहर से कैसी होती हैं? पतली होती हैं। अच्छा, और ये द्वार कोशिकाएं जब स्फीत अवस्था में होती हैं, कौन सी अवस्था में बेटा? स्फीत अवस्था में होती हैं। तो स्फीत अवस्था में होने पर द्वार कोशिकाएं होती हैं, तो द्वार कोशिकाएं जब स्फीत अवस्था में होती हैं तो रंध्र कैसे होते हैं? खुल जाते हैं। जब द्वार कोशिका में क्या होता है? द्वार कोशिका स्फीत अवस्था में होती हैं तो जो रंध्र होते हैं वो क्या होते हैं? खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, स्टोमेटा। और जब द्वार कोशिका क्या होती है? स्फीत हो जाते हैं। स्फीत मतलब पिचक जाना। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वाटर का वो क्या है? थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ठीक है। तो इस तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करें? इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी? तो अर्थात ये स्फीत अवस्था में होने पर द्वार कोशिकाओं की तो रंध्र क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। और जैसे ये द्वार कोशिकाएं स्फीत में स्लथ अवस्था में पहुंचेंगी, कौन सी अवस्था में? स्लथ अवस्था में पहुंचेंगी। तो स्लथ अवस्था में रंध्र क्या हो जाएंगे बेटा? बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो जब स्फीत कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? जब द्वार कोशिकाएं स्फीत होंगी तो रंध्र खुलेंगे, और जब द्वार कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? स्लथ होंगी तो रंध्र क्या होंगे? बंद हो जाएंगे, ठीक है। स्फीत अवस्था में द्वार कोशिकाओं की जो बाह्य भित्ति होती है वह फूलकर क्या होती है? बाहर की ओर काफी खिंच जाती है। जब जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, ये द्वार कोशिकाएं कौन सी अवस्था में होती हैं? स्फीत अवस्था में होती हैं। तो इनकी जो बाह्य भित्ति होती है, ये वाली भित्ति, कौन सी भित्ति? बाह्य भित्ति। ये क्या होती है? खिंच करके और बाहर की ओर क्या होती है? काफी खिंच जाती है ना। द्वार कोशिकाएं जब स्फीत अवस्था में होती हैं तो इनकी जो बाह्य भित्ति होती है वह बाहर की ओर काफी खिंच जाती है, ठीक है। और फूलकर बाहर खिंच जाती है, जिससे भीतरी जो भित्ति होती है मोटी वाली थोड़ा बाहर की ओर खिंच जाती है और अंदर को खोल देती है। तो ये वाली भित्ति अगर खिंचेगी तो ये अंदर वाली जो मोटी भित्ति है ये भी क्या करेगी? थोड़ा सा रास्ता इसको प्रदान करेगी और क्या हो जाएगा? रंध्र खुल जाएगा, ठीक है। पहले तो ये वाली भित्ति खुली, बाहर वाली, इस पर दबाव पड़ा, ये फूली और फूल कर क्या हुई? बाहर की ओर खिंची है। और इस भित्ति खिंचने से क्या हुआ? जो अंदर की जो मोटी भित्ति है ये भी खिंचेगी थोड़ी सी और रंध्र क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो इस तरह से रंध्र खुलते हैं। कौन सी अवस्था में? स्फीत अवस्था में। और जो अगर कोशिका कौन सी अवस्था में? स्लथ अवस्था में। स्लथ अवस्था में, तो स्लथ अवस्था में होने पर रंध्र पूर्व की भांति होकर के और जो स्टोमेटा है, रंध्र है, वो क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। अच्छा, ये जो द्वार कोशिकाएं हैं, इन द्वार कोशिकाओं के चारों ओर क्या होती है? कुछ सहायक कोशिकाएं भी होती हैं भैया। द्वार कोशिकाओं के चारों ओर कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो द्वार कोशिकाएं हैं इनको घेरे रखती हैं। ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं बच्चों? सहायक कोशिका कहते हैं। द्वार कोशिकाओं को कुछ कोशिकाएं घेरे रखती हैं। अंदर कौन सी कोशिकाएं? द्वार कोशिकाएं। इनकी तरफ बाहर कौन सी कोशिकाएं बेटा? रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल्स बोलते हैं उनको। तो ये द्वार कोशिकाओं के बाहर कुछ और कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, उनकी प्रकृति अलग होती है और इन कोशिकाओं क्या करती है? घेरे रखती है। कौन सी कोशिकाएं? सहायक कोशिकाएं। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? सहायक कोशिकाएं। अंदर कौन सी कोशिकाएं? द्वार कोशिकाएं। बाहर कौन सी हैं? सहायक कोशिकाएं। और इसके अलावा द्वार कोशिकाओं में कुछ जल के अणु, कुछ जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, वो भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये थी स्ट्रक्चर किसकी? रंध्र की कुछ संरचना। रंध्र की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है। ये कौन सी फॉर्म में है? ओपन जो स्टोमेटा है, खुला रंध्र है ये कौन सा रंध्र है? क्लोज है ना। कौन सी अवस्था में? ये बंद रंध्र की स्थिति दिखाई यहाँ पर। और देखो इसमें क्या है? ये कौन सी अवस्था में? स्फीत अवस्था में। ये कौन सी अवस्था में? स्लथ अवस्था में। कौन सी अवस्था में? ये स्लथ अवस्था में। अर्थात ये इनकी जो दीवार है, इसकी भित्ति है मोटी, इसमें क्या है? ये फूली हुई थी यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो गई? पिचक गई। तो इसलिए जो इनका बीच में जो गैप था वो क्या हो गया? कम हो गया। तो क्या हो गया? रंध्र ऑटोमेटिक बंद हो गया। यहाँ तो फूल गया, इसकी भित्ति मोटी हो गई, तो क्या होगा? रंध्र खुल जाएगा इस तरह से। और यहाँ क्या हो गया? रंध्र बंद हो जाएगा। तुमने क्या पढ़ा इसमें? बता बेटा, क्या पढ़ा हमने इसमें? प्रत्येक जो रंध्र कैसा होता है?
प्रत्येक जो रंध्र होता है वो कैसा होता है, वृक्काकार आकृति का होता है। कैसा होता है, वृक्काकार आकृति का या सेम के बीज के समान होता है। ठीक है, वृक्क या सेम एक ही बात है। जनरली जो बात कर ले कैसे, जो वृक्काकार आकृति के होते हैं और ये इस तरह व्यवस्थित होते हैं कि इनके बीच में क्या बन जाता है, एक छिद्र बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, रंध्रीय छिद्र कहते हैं। ठीक है, और जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उन द्वार कोशिकाओं को कुछ और अन्य प्रकृति कोशिकाएं क्या करती हैं, घेरे रखती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। द्वार कोशिकाएं जब कैसे होती हैं, स्फीत अवस्था में होती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं, और जब द्वार कोशिकाएं स्लत अवस्था में होती हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं। और स्फीत अवस्था में जो द्वार कोशिका की जो बाह्य भित्ति होती है वह खिंचकर फूलकर बाहर की ओर का भी क्या होती है, खिंच जाती है। द्वार कोशिकाएं जब स्फीत अवस्था में होती हैं तो द्वार कोशिकाओं की जो बाह्य भित्ति होती है वह फूलकर बाहर की ओर क्या होती है, खिंच जाती है, जिससे इसके अंदर वाली मोटी भित्ति भी क्या होती है, थोड़ा सा इसको थोड़ा खिंच जाती है, जिससे रंध्र क्या होता है, बंद हो जाता है, सॉरी रंध्र खुल जाता है। और जो स्फीत अवस्था की बात करें तो स्फीत अवस्था में रंध्र पूर्व की भांति वह क्या होता है, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, जिससे रंध्र क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक बेटा, तो ये थी स्ट्रक्चर किसकी, रंध्र की संरचना, ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा। कंप्लीट, यही बिल्कुल याद हो गया आपको, बिल्कुल जनरली। ठीक बेटा, अच्छा अब मैं बात करूं आपसे कि जो रंध्रों की जो गति होती है, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। बेटा घबराना नहीं है आप लोग अच्छे इंटरेस्ट से पढ़ोगे। आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपको इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर कराऊंगा, आपको रटना नहीं उस चीज़ को, मुझे हर चीज़ को समझना है आपको, उसके बाद आपको याद करना कर जाके। तो आप इस चीज़ को समझो पहले यहाँ पर, उसके बाद याद करो। जब भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, है ना। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम थी, इसमें कोई सरल चीज़ है आराम से, ऐसी आपको हर बायोलॉजी के चैप्टर कराए जाएंगे आपको। अच्छा, अब अगली टॉपिक आता है इसमें, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट्स। रंध्र जो गति होती है, रंध्रों की गति किस तरह से कार्य करती है वो यहाँ पर अपन इसमें पढ़ेंगे। तो रंध्रों की खुलने एवं बंद होने की जो क्रिया विधि है उसको क्या कहते हैं, रंध्रीय गति कहते हैं उसको। रंध्रों के खुलने और उनके बंद होने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, रंध्रीय गति कहते हैं। ठीक है, रंध्रीय जो गति होती है, रंध्रीय जो प्रक्रिया होती है, उसको समझाने के लिए बहुत सारी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई वैज्ञानिकों के द्वारा। रंध्रों की क्रियाविधि को समझने के लिए बहुत सारी हाइपोथेसिस या परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई समय समय पर, जिनमें से कुछ आज ही मान्य हैं और उनमें से कुछ जो अवधारणा थी, परिकल्पना थी, पहले क्या थी, पहले दी गई लेकिन बाद में उनको क्या किया गया, रद्द कर दिया गया, उनको खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो हम एक एक लेंगे और एक एक पढ़ेंगे। तो पहले इसी क्रम में आती है बच्चों स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। हिंदी में कहते हैं इसको मांड शर्करा परिकल्पना। देखो कितना बड़ा नाम, मांड। ये बड़ा इंग्लिश नाम स्टार्च है ना। तो जनरली ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग दोनों शब्द पढ़ लेने वाले। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, जनरली जो इंग्लिश होती है सरल होती है, वाकई आपको लग रहा है कि इंग्लिश कठिन होती है, लेकिन जो अपन बोलचाली भाषा में जल्दी इंग्लिश याद होती है। तो मांड शुगर शर्करा परिकल्पना या फिर स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। देखिए इसमें क्या है, ये जो हाइपोथेसिस है, इस परिकल्पना को जो प्रतिपादन है वह किसने किया था, जेडी सायरे ने किया था। ये बड़ा वैज्ञानिक का नाम है जेडी सायरे, है ना। इस परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया बेटा, जेडी सायरे ने। ये जो परिकल्पना है वो क्या की गई, प्रतिपादित की।
ठीक बेटा, इनके अनुसार ये जो प्रोसेस है स्टार्च से शुगर, शुगर से स्टार्च, देखो क्या होता है इसमें। ये जो परिकल्पना है, इस परिकल्पना में इस वैज्ञानिक ने कहा कि दिन के समय, बेटा बात कब की हो रही है, दिन के समय, दिन में क्या होता है, प्रकाश होता है, क्या होता है, प्रकाश। तो दिन के समय जो द्वार कोशिकाएं होती हैं अर्थात रक्षक कोशिकाएं होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं, है ना। तो दिन के समय जो रक्षक कोशिकाएं हैं, या फिर मैं बात करूं कौन सी कोशिकाओं की, द्वार कोशिकाओं की, क्या कर, कोई दिक्कत नहीं। तो दिन के समय क्या होता है, प्रकाश होता है, आपको पता है खूब। तो दिन के समय रक्षक कोशिकाओं में या द्वार कोशिकाओं में या गार्ड सेल्स में क्या होता है, प्रकाश होता है दिन के समय। तो उस समय क्या होता है, जो CO2 की मात्रा होती है वो क्या होती है बेटा, कम होती है। क्या होती है उस समय, जो CO2 है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है, उस समय क्या होता है, उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। और CO2 की मात्रा कम होने से क्या होता है, जो pH का मान है वो क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। pH क्या होता है, pH हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक जो लॉगरिथम होता है उसे क्या कहते हैं, pH कहते हैं। आप लोग 10th में 9th में पढ़ा हुआ आप लोगों ने परिभाषा। हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक जो लघुगणक है या लॉगरिथम है उसे क्या कहते हैं, pH कहते हैं। तो यहाँ पर जो रक्षक दिन के समय, बात हो चलिए दिन के समय, दिन के समय क्या होता है, प्रकाश होता है। तो प्रकाश में जो द्वार कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं, गार्ड कोशिकाएं होती हैं, उस समय क्या होता है, जो CO2 होती है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो उस समय क्या होता है, pH का मान बढ़ जाता है। अच्छा, pH का मान बढ़ गया तो क्या होगा बेटा, जो द्वार कोशिका के अंदर एक एंजाइम होता है फास्फोराइलेज काइनेज एंजाइम, क्या होता है, फास्फोराइलेज एंजाइम क्या होता है, सक्रिय होता है। फास्फोराइलेज जो एंजाइम होता है वो सक्रिय एक्टिव हो जाता है। ठीक है, दिन के समय CO2 मात्रा कम हुई, pH बढ़ गया, इस कारण द्वार कोशिकाओं में उपस्थित जो एंजाइम है, कौन सा, फास्फोराइलेज एंजाइम, वो क्या होता है, सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है वो, है ना। अर्थात अब इस समय क्या होता है, जो इसके प्रभाव से जो स्टार्च है, स्टार्च होता है मंड क्या करता है, वह ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, वह ग्लूकोज जो 1 फॉस्फेट है उसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसे बोलते हैं फॉस्फेट PO4 को। ठीक है, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। कौन, स्टार्च। इस एंजाइम के प्रभाव से द्वार कोशिकाओं में जो स्टार्च होता है वह क्या करता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। और उसी समय क्या होता है, उसी समय जो गार्ड सेल्स होती हैं या द्वार कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो DPD है उसका मान बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। और ऐसा होने से क्या होता है बच्चों, जो कोशिका होती हैं, कौन सी, ये कोशिका क्या होती हैं, वो क्या होती हैं, स्फीत हो जाती हैं। क्या होती हैं, स्फीत मतलब फूल जाती हैं। और ऐसा अगर हो जाता है तो क्या होता है बच्चों, जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है, तो दिन के समय क्या होता है, जो रक्षक कोशिका होती है, द्वार कोशिका होती हैं, उनमें प्रकाश होता है दिन में, तो इसलिए CO2 की मात्रा क्या होती है वहाँ पर, कम होती है। और जो pH का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात pH का मान 7 तक हो जाता है बच्चों, 7 तक भी हो सकता है। कुछ से बुक्स में दे रखा है 7 का मान, यहाँ नहीं दे रखा आपको बुक में, तो जनरली बात कर लेते हैं 7 हो जाता है। अर्थात pH का मान 7 हाई बहुत होता है, उदासीन प्रकृति बात हो गई। तो pH का मान जनरली बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में जो रक्षक कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं होती हैं, उनमें एक एंजाइम होता है, कौन सा, फास्फोराइलेज एंजाइम, वो क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। और जिससे जो स्टार्च है वह ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में क्या होता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिससे द्वार कोशिकाओं का जो DPD है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। DPD का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और जिससे द्वार कोशिका क्या होती हैं, द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं, जिससे जो रंध्र हैं वो क्या होते हैं, खुल जाते हैं। बताओ बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ भैया, कोई प्रॉब्लम बताओ, नहीं है प्रॉब्लम, चलो ठीक है। अब जस्ट इसका उल्टा है रात्रि में। देखो रात्रि में क्या होता है, इधर ले लेता हूँ भली में,
वही अपन की द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स। रात्रि में क्या होता है, जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, रात्रि में जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, जो CO2 की मात्रा होती क्या होती है उसमें बढ़ जाती है। उस समय बहुत हर कोई प्राणी क्या करता है, CO2 छोड़ता है निष्क्रिय शांत अवस्था में, तो क्या होता है CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और जो pH है डिक्रीज हो जाता है। pH का जो मान है वैल्यू है क्या होता है, कम हो जाता है, अर्थात माध्यम कैसा हो गया, अम्लीय। अगर pH का मान बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्षारीय। pH मान कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, अम्लीय। और pH का मान 7 है तो कितना हो जाएगा, उदासीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो रात्रि के समय क्या होता है, CO2 मात्रा बढ़ने से जो pH का मान क्या होता है, कम होता है, अर्थात माध्यम कैसा हो गया, अम्लीय हो जाता है। ठीक बेटा। अच्छा, तब जो ये जो एंजाइम था कौन सा, फास्फोराइलेज एंजाइम, पहले सक्रिय था, अब कैसा हो गया, निष्क्रिय। और जो स्टार्च होता है वह जो किस में चेंज हुआ था अभी, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट चेंज हुआ था अभी, तो ये वापस से स्टार्च में चेंज होता है। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस से स्टार्च में चेंज हो जाता है। उल्टा प्रक्रिया होगी फिर। ये रात्रि में ये एंजाइम सक्रिय, दिन में सक्रिय हुआ, रात्रि में कैसा हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। और जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट था वह वापस से किस में चेंज हो गया, स्टार्च में चेंज हो जाता है। और इस समय क्या होता है, डीपीटी का मान घट जाता है और कोशिका कैसे होती है, स्लथ अवस्था में पहुंच जाती हैं। कौन सी अवस्था में आती है बेटा, स्लथ अवस्था में। जो कोशिकाएं द्वार कोशिकाओं के वो स्लथ अवस्था में पहुंच जाती हैं, जिससे क्या होता है, स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जस्ट इसकी उल्टी प्रक्रिया है बेटा वो रात्रि में। अगर आपको ये पता है तो वो आराम से आप कर दोगे। ठीक बेटा, तो ये था हमारा स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। किसने दी थी बेटा, ये जेडी सायरे ने प्रतिपादित की थी इसको। और इसमें उन्होंने बताया कि जो दिन के समय द्वार कोशिकाएं होती हैं, द्वार कोशिकाओं में, रक्षक कोशिकाओं में क्या होता है, CO2 मात्रा कम होती है और pH का मान क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है। हाई जो pH के कारण क्या होता है, जो द्वार कोशिकाओं में जो फास्फोराइलेज एंजाइम होता है वो सक्रिय हो जाता है, जिससे स्टार्च ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में क्या होता है, चेंज हो जाता है, जिससे जो द्वार कोशिका का डीपीडी है, डीपीडी का मान बढ़ जाता है, जिससे कोशिका कैसे हो जाती हैं, स्फीत अवस्था में पहुंच जाती हैं, स्फीत अवस्था में आ जाती हैं, जिससे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। जबकि रात्रि में ये जो प्रक्रिया है इसमें उल्टा होता है। रात्रि में जो गार्ड सेल्स होती हैं, रक्षक कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो CO2 की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, और जो pH है वो क्या होता है, उसका मान कम होता है, माध्यम अम्लीय होता है। तो जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट था वह वापस से स्टार्च में चेंज हो जाता है, डीपीडी का मान कम हो जाता है और कोशिका स्लथ अवस्था में पहुंच जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो ये थी पहली परिकल्पना। बताओ इसमें कितनी अच्छी बात बताइए, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने इसको कुछ कमी निकाल दिया। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक थे, पहले इसको मान्यता पहले खूब मिली शुरू में जब इस परिकल्पना दी गई, लेकिन बाद में कुछ कमी इसमें रह गई थी, इसलिए आज वर्तमान में मान्य नहीं है परिकल्पना। तो ये थी कौन सी बच्चों, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। ठीक। अच्छा, दूसरी परिकल्पना है बच्चों, वो है स्टीबार्ड हाइपोथेसिस। बिटा दो उसको, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक। अगली जो परिकल्पना है वो है स्टीबार्ड की। स्टीबार्ड की परिकल्पना या स्टीबार्ड्स हाइपोथेसिस। देखो ये जो परिकल्पना है, स्टीबार्ड ने इसको क्या किया था, प्रतिपादित किया। नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्टीबार्ड नाम में आ रहा है इसमें, स्टीबार्ड की परिकल्पना।
तो इस परिकल्पना का जो प्रतिपादन किसने किया था? स्टीबार्ड ने किया था। स्टीबार्ड ने जो जेडी सारे थे उसकी जो परिकल्पना थी उसको आगे बढ़ाया। क्या किया उसने? जो जेडी सारे थे उसकी जो उसने जो थ्योरी दी थी, कौन सी अभी पढ़ रहे थे अपन ना, स्टार्स टुगेदर हाइपोथेसिस, उसी सिद्धांत को थोड़ा सा आगे बढ़ाया अपनी परिकल्पना में। स्टीबार्ड ने जो स्टार्स जो शुगर हाइपोथेसिस परिकल्पना थी उसको थोड़ा सा क्या किया? आगे बढ़ाया। और उसमें कहा कि जो उच्च पीएच पर क्या है? पीएच उच्च अर्थात दिन की बात कर रहा है वो। उच्च पीएच पर जो गार्ड सेल्स होती हैं, उच्च पीएच पर जो स्टार्च का ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में क्या हो रहा है? आगे भी विश्लेषण होता है। अभी जो स्टार्च था ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था ना अभी। अरे अभी इसमें क्या पढ़ा हमने? जो स्टार्च था वो किसमें चेंज हो रहा था? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट चेंज हो रहा था ना अभी। तो इसने कहा, किसने? स्टीबार्ड ने। इसने कहा कि जो स्टार्च का ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के आगे भी क्या होता है? विश्लेषण होता है। मतलब इससे भी आगे क्या होता है? कुछ प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं। कुछ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के आगे भी इसका क्या होता है? विश्लेषण होता है। ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आगे और टूटेगा, मतलब हाँ विश्लेषण होगा। तो उसने कहा कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के आगे भी इसका विश्लेषण संभव है ना। जिससे क्या बनता है? जिससे बनता है बच्चों ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और अंत में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। उसने कहा कि स्टार्च का ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के आगे भी क्या है? विश्लेषण जो टूटते हैं इसका खंड होता है, जिससे क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है पहले तो, और लास्ट में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज ये दोनों क्या होते हैं? जल में बहुत अधिक घुलनशील है। किसकी बजाय? इसकी बजाय ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की बजाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज क्या है? बहुत अधिक जल में घुलनशील है। ठीक है, दोनों क्या है? जल में अधिक घुलनशील है। किसकी बजाय? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में ये दोनों क्या है? अधिक क्या है? घुलनशील है। जिससे क्या होता है बच्चों? अब देखो ये जो अगर घुलनशील होंगे तो जो द्वार कोशिकाओं की जो प्राशन सांद्रता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जिससे जो गार्ड सेल्स की जो कोशिका की जो प्राशन सांद्रता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। ठीक है, अगर ये तो अधिक मात्रा में घुलनशील होंगे तो क्या होगा? इनके अंदर ये अंदर अधिक एंटर करेंगे, किसके अंदर? लीव्स के अंदर। तो क्या होगा? तो इसकी जो प्राशन सांद्रता वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? प्राशन सांद्रता बढ़ जाएगी। जिससे क्या होगा? जो रंध्रों को अगर इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी तो बच्चों बताओ आप लोग, आपने पढ़ा है कि सांद्रता अगर अंदर वाले जो विलयन है उसकी ज़्यादा है, बाहर कम है, तो क्या होगा बेटा? अगर बाहर का जो सांद्रता अगर ज़्यादा है, ये कोशिका रस है, ये कोई विलयन है, इसकी सांद्रता क्या ज़्यादा है, इसकी कम है, तो क्या होगा बेटा? जल के हम क्या करेंगे? इसके अंदर प्रवेश करेंगे। तो यही बात यहाँ पर हो रही है। अगर इसकी जो ये क्या है? बहुत अधिक घुलनशील है, तो इन दोनों के घुलनशील होने पर क्या होगा? जो रक्षक कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो प्राशन सांद्रता क्या होगी? वृद्धि होगी। अर्थात अंदर क्या होगी? सांद्रता ज़्यादा होगी कोशिका की, तो क्या होगा? जल के अणु क्या करेंगे? अंदर प्रवेश करेंगे। क्या करेंगे? ये दोनों अंदर एंटर करेंगे। जिससे क्या होगा? जो कोशिका होती है, कोशिका क्या होगी? स्फीत अवस्था में पहुंच जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगी? कोशिका स्फीत अवस्था में पहुंच जाएगी, और जिससे क्या हो जाएंगे? रंध्र खुल जाएंगे। ठीक बेटा। तो मैं कह रहा था आपसे कि ये जो स्टीबार्ड परिकल्पना है, इस परिकल्पना हमने क्या देखा कि ये जो स्टार्च और परिकल्पना थी उसको इन्होंने क्या किया? आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उच्च पीएच पर जो स्टार्च होता है, स्टार्च का ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से आगे भी क्या होता है? विश्लेषण संभव है। यह सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है और अंत में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और ये दोनों ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में क्या है? जल में अधिक घुलनशील होते हैं। जिससे क्या होता है?
ये दोनों अगर जल में अंदर घुलनशील है तो जो द्वार कोशिकाओं की जो परासन सांद्रता है वो उससे क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिससे अगर सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, ये दोनों क्या प्रोडक्ट्स अंदर प्रवेश कर देंगे, तो कोशिका कौन सी अवस्था में पहुंच जाएगी, स्फीत अवस्था में पहुंच जाएगी, जो रंध्रों को खोलने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। ये थी कौन की परिकल्पना, स्टीवार्ट की हाइपोथेसिस परिकल्पना। हाँ बेटा बताओ सबको प्रॉब्लम, भैया जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस मुझे ये आपका चेहरा हंसता खिलता रहे, बस मैं तो उसी में हूँ। जिस आपके चेहरे पर अगर मुस्कान होगी ना तो ऑटोमेटिक आप समझ अच्छी आएगी। आप लोग पहले अंदर पता नहीं क्या मन में धारणा लगे बैठे हो, नहीं वो तो चेहरा अपना पढ़ लिया, मैंने वो समझा रहा है उसकी में प्रॉब्लम हल्की सी इसके में थी, दोनों सब अच्छे नहीं, हल्की सी प्रॉब्लम इसको तुमको आ रही थी मैंने आपका चेहरा पढ़ लिया, वो तो अलग मैथ का बच्चा है इसलिए हैं। ठीक बेटा, तो ये थी स्टीवार्ट हाइपोथेसिस। आगे बढ़ाएं, ये बताओ कितने मिनट की हुई देखो।